नमस्कार। इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब समझे एक बार। सामान्य लोग का मतलब आम लोग, जीवन आप सबको पता है उनकी लाइफ। पुनर्निर्माण का मतलब होता है उनके बारे में जानना। तो पुरानी जो बातें होती हैं जब उनको हम जानते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। तो यही क्वेश्चन था कि इतने पुराने टाइम की चीज़ों को इतिहासकार कैसे बता पाते हैं, कैसे खोज पाते हैं, या उन्हें कैसे पता होता है कि उस टाइम के लोग कैसे थे, कैसा उस टाइम का जीवन था। तो इसमें हमें सारी चीज़ वे बतानी है जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चले। ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि प्राचीन काल के स्रोत बताएं। स्रोत का मतलब भी वही है, वे सोर्स बताएं जिनसे हमें पहले के बारे में पता चले। तो या तो आपसे पूछें ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो ये लिखा हुआ है, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले के लोगों के बारे में इतिहासकार पता कैसे लगाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें नॉलेज कैसे होती है। या इस क्वेश्चन को पूछेंगे सिंपल, इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। या आपसे पूछें इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, तो भी आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस में एक ही बात पूछी है कि उन चीज़ों के बारे में बताओ जिनसे हमें प्राचीन टाइम के बारे में पता चलता है। तो आइए अब इसका आंसर पढ़ लेते हैं। तो आप खुद भी बता सकते हो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें हमारे जितनी भी पुरानी किताबें हों, ग्रंथ हों, किसी राइटर की कोई बुक हो, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा अभिलेख हों, उस टाइम के सिक्के हों, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पुराने टाइम के बारे में पता चलता है। उसके अलावा जो जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा था कि जो शव थे, शवों से भी हमें पता चला, क्योंकि बहुत सारे शव जो थी डेड बॉडीज़, इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें दफनाई गई थी। जैसे किसी के साथ कोई मोती की माला है, किसी के साथ कुछ दबा हुआ है, तो उनसे भी हमें लाइफस्टाइल का पता चलता था उनका कि हाँ इस टाइम के लोग इस तरीके के गहने पहनते थे, इस तरीके के कपड़े पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछें, आपको आंसर यही देना है। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वैदिक इतिहास। बिल्कुल ठीक है, आप भी ऐसे पॉइंट वाइज ही बना लें अपने आंसर को, और इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में एज इट इज़। तो वैदिक इतिहास का मतलब है भारत का जो वैदिक टाइम है उसको जानने के लिए हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये जो चारों वेद हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है उस टाइम के बारे में कि क्या समाज था, किन भगवान को पूजते थे, क्या कुछ था, सारा सिस्टम हमें पता चल जाता है ऐसे। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के जो 1000 साल है, इस टाइम के लोगों के बारे में जानने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो है वैदिक स्रोत। और उदाहरण के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये चारों वेद जो हैं इनसे हमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो समय है, इस समय में कैसे लोग थे, क्या उनका सिस्टम था, सारी चीज़ें पता चलती हैं। आगे है अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांत, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल, ये वेदों के अलावा जो वेदांत वगैरह हैं, वेदांत ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें वेदों को पढ़ने में मदद मिलती है और जो वेदों के बाद लिखे गए हैं। उसके अलावा रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे बड़े महाकाव्य हैं, इनसे भी हमें उस समाज के बारे में पता चलता है। तो वेद हुए, वेदांत हुए, रामायण और महाभारत। अब तक हमने ये पढ़ा कि ये ग्रंथ हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस प्राचीन समाज के बारे में जानने के लिए। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, साहित्यिक साधनों से हमें उत्तर भारत, दक्षिण पठार और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई कृषक बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। साहित्यिक का मतलब ही यही है, लिटरेचर से संबंधित, चाहे वो बुक्स हों चाहे कुछ भी हो। तो इस पॉइंट में सिर्फ ये बताया है कि जितने भी ये साहित्यिक साधन हैं उनसे हमें उत्तर भारत का भी, दक्षिण भारत का भी, कर्नाटक जैसे एरिया में भी जो लोग
मतलब जंगली से हटकर कृषक बने हैं, यानी एक जगह बसकर रहना शुरू किया है उन्होंने और खेती करनी शुरू की है। तो दूसरा पॉइंट में सिंपल सा आपको ये लिखना है कि साहित्यिक साधनों से हमें उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इन सभी जगहों पर कृषक बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो अब तक हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला था वैदिक स्रोत या वेद हम कह सकते हैं उन्हें, उसके साथ साथ रामायण और महाभारत। दूसरे पॉइंट पे हमने पढ़ा है साहित्यिक साधन। उसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरी हेडिंग आप बनाओगे श्वाधान से। शव मतलब डेड बॉडी और श्वाधान का मतलब होता है उसका अंतिम संस्कार करना। तो जिस तरीके से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था उस सारी चीज़ों से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है प्राचीन काल के बारे में। तो हड़प्पा में भी हमने ये पढ़ा था कि शव जो हैं उनसे लोगों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि दक्षिण भारत में जो श्वाधान हमें मिले उससे दक्षिण भारत और मध्य भारत के लोगों के शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीकों के बारे में पता चलता है कि उत्तर भारत में कैसे श्वाधान होता था और दक्षिण भारत में अलग तरीके से श्वाधान होता था। दक्षिण भारत का बताया इन्होंने, इन कब्रों को महापाषाण के नाम से जाना जाता है। जो ये कब्रें हैं इनको किस नाम से जानते हैं? महापाषाण। महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इन कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे ताकि इनकी पहचान बनी रहे, तो इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया? महापाषाण। अनेक स्थानों पर पाया गया है कि साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार भी दफनाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शवों के साथ कहीं पर औजार, कहीं पर कुछ हथियार, कहीं पर उनके आभूषण मिले हैं, गहने वगैरह मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि ये समाज जो है इसमें किस तरीके के लोग थे। एग्ज़ाम्पल ले लो आप, जैसे कि एक डेड बॉडी के पास हमें मिले हथौड़ा और लोहे का कुछ सामान, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद जो ये आदमी है ये लोहे का काम करने वाला होगा। तो एक बात निकल कर सामने आई कि उस समाज में लोहे का काम किया जाता था और समाज में जो लोहार वर्ग है वो होता था। बिल्कुल ऐसे ही सोने के अगर आभूषण मिलते हैं हमें तो हम बता सकते हैं कि सोने का कार्य वहाँ पर किया जाता था। तो इस तरीके से शवाधान भी पुराने टाइम के बारे में जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 चीज़ें हुई अभी तक। पहला हुआ वैदिक साहित्य, दूसरा हुआ रामायण महाभारत जैसी चीज़ें, उसके बाद तीसरा था हमारा श्वाधान। अगला पॉइंट है हमारा इतिहासकार सर्वसाधारण के बारे में। सर्वसाधारण मतलब आम लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथ। अब तक हमने पढ़ा था ग्रंथों का यूज़ करते हैं, अब ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये 3 आप हेडिंग भी डाल सकते हैं कि अभिलेख, सिक्कों और चित्रों का प्रयोग। अभिलेख क्या होता है? जो किसी भी ठोस वस्तु पर खोद कर लिखा गया हो। जो राजा महाराजा थे वो अधिकतर अपनी बहुत सारी उपलब्धियों को जो जो उन्होंने अचीव किया है उसको लिखवाते थे और पत्थर पर खोद कर लिखवाते थे। तो वो सारी चीज़ें हमें मिली हैं तो हमें उनसे उनके बारे में पता चलता है। सिक्के जो हैं तो सिक्कों पर राजा का फ़ोटो होता था या क्या लिखा होता था, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। और चित्र तो हैं ही, बिल्कुल चित्रों से हम देखकर साफ पता लगा सकते हैं कि उस टाइम का समाज कैसा था। तो ये जो पॉइंट है इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभिलेख, सिक्के और चित्र। इनसे हमें साधारण लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब 5th पॉइंट है कि अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो अभिलेख जो हैं वो जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं उसको पढ़कर हम साफ साफ पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज होगी। जैसे कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो अधिकतर ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि भी थी। और जिस जिस एरिया से मिलेंगे, मान लो हमें उत्तर प्रदेश से मिला है संस्कृत का अभिलेख और मान लो हमें दक्षिण भारत से मिला है कन्नड़ का अभिलेख, तो हम पता लगा लें कि उत्तर भारत जो यूपी वाला एरिया है यहाँ पे लोग संस्कृत बोलते होंगे और जो दक्षिण भारत का एरिया है वहाँ पर कन्नड़ बोलते होंगे। तो इस तरीके से जिस एरिया से जिस लैंग्वेज के अभिलेख मिलते हैं उससे हम पता लगा लेते हैं कि वहाँ के लोगों की भाषाएँ क्या कह रही होंगी। आगे है प्राकृत उत्तरी भारत में
हाँ कि जो उत्तर भारत है उसमें कौन सी लैंग्वेज थी मेन, प्राकृत। और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण, यानी सर्वसाधारण का मतलब है आम लोग, तो आम लोगों की भाषा होती थी। कुछ उत्तर भारत में लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग भी करते थे। तो ये हमें सारा अभिलेखों से ही पता चला, क्योंकि हमें जो अभिलेख मिले हैं इस एरिया से वो इन्हीं लैंग्वेज में मिले हैं। दक्षिण से हमें तमिल में मिले हैं और उत्तर भारत में हमें 3 लैंग्वेज से मिले हैं अधिकतर, पाली, प्राकृत और संस्कृत। तो इस प्रकार अभिलेखों को पढ़ने से हमें साधारण लोगों की भाषा के बारे में भी पता चलता है। अब 6th पॉइंट है, इस काल में किसानों, साधारण व्यापारियों, चरवाहों आदि से सरकार भू राजस्व और अनेक तरह के कर वसूल करते थे। तो जो अभिलेख हैं वो मान लो राजा ने अभिलेख छापा है कि आज से इतने % टैक्स लिया जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि किसान, व्यापारी और चरवाहे इन सब से जो है भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू, ज़मीन के ऊपर जो टैक्स होता है वो लिया जाता था। और इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के कर लिए जाते थे। अब है हमारा एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एनसीईआरटी का है इसलिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा ही। तो पढ़ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। पांडे सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की वस्तुओं से कीजिए। तो एक बॉक्स दे रखा है हमारी एनसीईआरटी बुक में, उसमें एक दंगुन गांव के बारे में बताया है और पांडे सरदार के बारे में बताया है। पांडे सरदार जो है दक्षिण भारत में राजा हुआ करते थे। चोल, चेर और पांडे नाम से अलग अलग 3 एरिया में राजा हुए हैं। तो जो पांडे राजा हैं वहाँ का एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, तो उसको क्या क्या वहाँ के लोग भेंट में चीज़ें देते थे वो लिखा हुआ है। और दूसरा है दंगुन गांव। दंगुन गांव जो कि गुप्त वंश से संबंधित है, उस टाइम पे लोग क्या क्या टैक्स के रूप में देते थे ये बातें बताई हुई हैं। तो दोनों में अंतर किया गया कि दक्षिण भारत का जो पांड्या राजा है उसको क्या चीज़ मिलती थी और जो उत्तर भारत में ये दंगुन गांव है यहाँ पे क्या गिफ्ट दिए जाते थे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पांड्या सरदार को दिया गया और क्या क्या दंगुन गांव वालों को दिया गया और उसमें क्या क्या समानता है, यानी क्या चीज़ें सेम हैं और क्या अलग हैं। तो सबसे पहले पांड्या सरदार। पांड्या सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं में हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बालों से बने चंवर, मधु, चंदन, मधु मतलब शहद और चंदन आपको पता ही है, गेहूँ, शूरमा, ये खाने की चीज़ें सारी, हल्दी, इलायची आदि कई वस्तुएं शामिल हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें किसको दी जाती थी, पांड्या सरदार को। इसके अलावा नारियल, आम, जड़ी बूटी, फूल, प्याज, गन्ना, सुपारी, केला, कई तरह के पशु पक्षी भी उपहार में दिए जाते थे। तो दक्षिण भारत का जो पांड्या राजा था उसको ऐसी ऐसी चीज़ें गिफ्ट में दी जाती थी। अब देख लेते हैं कि दंगुन गांव में क्या क्या दिया जाता था। इसके विपरीत दंगुन गांव की वस्तुओं में घास दी जाती थी, जानवरों की खाल, कोयला, नमक और अन्य खनिज पदार्थ। तो मदिरा, खादिर, वृक्ष वृक्ष के उत्पादन का मतलब है पेड़ों से जो भी सामान प्राप्त हो, तो वृक्ष के उत्पादन, फूल, दूध आदि चीज़ें दंगुन गांव में दी जाती थी। तो इनमें डिफरेंस है, वहाँ की चीज़ें अलग थी, वहाँ पे नारियल वगैरह पता नहीं क्या क्या था और यहाँ पे कुछ सिर्फ जानवरों की खाल, कोयला, ये सारी चीज़ें हैं। तो समानता देखते हैं, फूलों को छोड़कर इन दोनों सूचियों में कोई समानता नहीं है, यानी जो फूल हैं वो यहाँ के राजा को भी दिए जाते थे और वहाँ के राजा को भी दिए जाते थे, पांड्या सरदार को। तो इस तरीके से समानता हमें क्या मिली, सिर्फ फूल मिली। यह संभव है दंगुन गांव की भांति पांड्या सरदार भी उपहार में मिलने वाले जानवरों की खाल का प्रयोग करता होगा। तो दूसरी समानता बताई है कि हाँ, जो जानवरों की खाल दी जाती थी दंगुन गांव में भी और वहाँ पे भी, तो शायद दोनों ही राजा इसका यूज़ करते होंगे। तो समानता में 2 चीज़ मेन है, पहली तो है फूल, दूसरी है जानवर की खाल। बाकी असमानता देख लेते हैं। इन वस्तुओं की लंबी सूची में असमानता ही दिखाई देती है कि समान चीज़ें कम है, अलग अलग ज़्यादा है, अलग अलग तरीके की चीज़ दी जाती थी। तो इस पूरी लिस्ट में हमें असमानता ही दिखती है। सबसे बड़ी असमानता तो इन वस्तुओं की प्राप्ति के तरीके में है, यानी किस तरीके से ये इनको राजाओं को दी जाती थी, इसमें है असमानता। तो जो पांड्या सरदार है वहाँ के जो लोग थे वे खुशी खुशी नाच गाकर अपने सरदार को ये सारे गिफ्ट्स देते थे।
पर जो दंगुन गांव है, यहाँ का जो राजा था, उसको लोगों को ये सारी चीज़ें टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। तो असमानता में सीधी सी बात है कि सामान में तो असमानता है ही, जो जो सामान उनको दिया जाता था, और सबसे बड़ी असमानता है सामान को देने के तरीके में। जो पांडे सरदार था वो लोगों का अपना ही चुना हुआ, अपने में से ही एक सरदार हुआ करता था। वो खुशी खुशी उसको देते थे गिफ्ट के रूप में, ना कि टैक्स के रूप में। बल्कि जो दंगुन गांव है, यहाँ पे जो है वो सारा सामान देते थे टैक्स के रूप में, गिफ्ट्स के रूप में नहीं देते थे, टैक्स के रूप में देते थे। तो ये सबसे बड़ी असमानता है दंगुन गांव में दी हुई गिफ्ट्स की और पांडे सरदार को दिए हुए गिफ्ट्स की। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन था और जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें अच्छे से और इनको याद कर लें। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अभिलेख शास्त्री वे लोग होते हैं जो अभिलेखों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी हर चीज़ वो पता करते हैं। तो अभिलेख शास्त्रियों को क्या क्या दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में हमें वो बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे कि लिपियों को न पढ़ पाना। तो फर्स्ट पॉइंट में आप हेडिंग बनाओ कि लिपि को न पढ़ पाना, उसमें फर्स्ट लाइन लिख दो कि वे अभिलेखों पर दी गई लिपियों को नहीं पढ़ पाते हैं। जो आगे की लाइन से इनको आप ना लिखें, आप सिंपल यहाँ पर एक उदाहरण दे दें कि जिस प्रकार हड़प्पा के अभिलेखों को नहीं पढ़ा गया है, वहाँ की लिपि को आज तक इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं, ऐसे ही अनेक अभिलेखों की लिपि को इतिहासकार या अभिलेख शास्त्री पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट बना के ये सारी बातें लिख दें। इसमें वीडियो में जो आपको ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, इसको ना लिखें, बल्कि सिंपल लिख दें। पहला हेडिंग बनाएं कि अभिलेखों को न पढ़ पाना, उसके बाद उदाहरण दे दें कि हड़प्पा के अभिलेखों को आज तक नहीं पढ़ा गया है। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों और सम्मानजनक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था या संबोधन का प्रयोग किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ, एक ही राजा के लिए अलग अलग टाइटल लिखे गए थे। जैसे अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ बहुत जगह, कहीं पर उसे कहा गया चक्रवर्ती सम्राट, कहीं पर उसे कहा गया है पियदसी, कहीं पर देवान पियदसी का मतलब होता है हैंडसम बॉय, सुंदर मुखाकृति वाला, और देवान पिय का मतलब होता है देवताओं में प्रिय। तो ऐसे राजा जो हैं वो अपने अपने नामों को अच्छा दिखाने के लिए, अपने रिस्पेक्ट को और ज़्यादा दिखाने के लिए अलग अलग उपाधियों को और सम्मानजनक प्रतीकों का यूज़ करते थे। तो इससे क्या हुआ, इतिहासकार जो हैं वो समझने में उनको बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि एक ही राजा के लिए अलग अलग नाम मिले हैं। जैसे अशोक की बात हमने अभी करी, उनके अभिलेखों में जो उनका अशोक नाम है वो तो केवल एक या दो अभिलेख में मिला है, बाकी हर जगह उनका कुछ न कुछ और नाम से अभिलेख है। जैसे देवान पियदसी, इन सभी नामों से उनके अभिलेख हैं। तो सेकंड हेडिंग आप बनाओगे कि एक ही राजा के लिए अलग अलग उपाधियों और नामों का प्रयोग। उसमें आप ये लाइन लिख दोगे कि एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों और सम्मानजनक प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। फिर उदाहरण के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के सामने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख की समस्या, यही वही समस्या है कि कहीं पर देवान पिय, कहीं पर कुछ और लिखा होना, जिससे कि जो जेम्स प्रिंसेप है उनको बहुत सारी दिक्कत हुई थी अशोक के अभिलेखों को समझने में। तो इस तरीके से हमने दो पॉइंट किए। पहला क्या था कि लिपि को नहीं पढ़ पाते, दूसरा पॉइंट था कि एक ही राजा के लिए अलग अलग नाम लिखे होते हैं, अलग अलग उपाधियाँ लिखी होती हैं। तो अब जो ये थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट में से हम दो पॉइंट बना लेंगे और आप अपनी कॉपी में उनको 3 और 4 करके लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट की आप हेडिंग बनाओ कि अभिलेखों में उन लोगों के विचार होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। तो इसमें आगे आप यही लाइन लिख दो, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। जैसे कि राजा, कोई व्यापारी या कोई भी आदमी जिसने उस अभिलेख को लिखवाया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिलेखों में केवल हमें उनकी अच्छाई, सीधी सी बात है कि जो आदमी अपने बारे में लिखवाएगा वो बुरा तो लिखवाएगा नहीं,
कि मैंने इसको मारा, इसको वो करा, ये किया, अच्छी बातें लिखवाएगा अपनी सारी। तो ये भी एक पॉइंट है कि अभिलेखों में हमें केवल उन्हीं लोगों के बारे में पता चलता है जो उन्हें लिखवाते हैं, और सारी अच्छी बातें ही पता चलती हैं हमें उनके बारे में, बुरी बातें तो जो कुछ भी पता नहीं चलती। तो इस तरीके से आप थर्ड पॉइंट बना लें कि अभिलेखों में हमें केवल उन लोगों के बारे में ही पता चलता है जो उन्हें लिखवाते हैं, और इससे हमें आम लोग जो हैं उनकी जानकारी भी नहीं मिलती, केवल उन्हीं लोगों की जानकारी मिलती है जो उन्हें लिखवाते हैं, और वो भी कैसी जानकारी मिलती है, केवल अच्छी जानकारी मिलती है। तो थर्ड पॉइंट आप ये बना लें। अब फोर्थ पॉइंट आप बनाएं। फोर्थ पॉइंट की हेडिंग लिखें कि तिथि का न मिलना, यानी जो डेट फिक्स करनी होती है इतिहासकारों की, ये कितना पुराना है, किस टाइम का है, ये पता नहीं लगा पाते इतिहासकार। तो हेडिंग डालें तिथि का न मिलना, और उसमें आप ये लाइन लिख दें कि जिन अभिलेखों पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जाता है। सुस्पष्टता का मतलब है बिल्कुल जांच परख कर, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च कर किया जाता है। पुरालिपि का मतलब है पुरानी लिपि। तो जिन अभिलेखों पर हमें डेट खुदी हुई नहीं मिलती उनके बारे में पता हम लिपि का अध्ययन करके करते हैं। जैसे मान लो आज हम किसी अक्षर को, मान लो ए फॉर एप्पल वाला ए है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं और 500 साल पहले इसे ऐसे लिखा जाता था। तो इतिहासकार ऐसे करके पता लगाते हैं कि ये अभिलेख शायद इतना पुराना है क्योंकि इस अभिलेख में इस तरीके का अक्षर मिला है। तो आगे ये उदाहरण भी दे देना आप इसी पॉइंट में, इसको फोर्थ पॉइंट बना लेना। वैसे ये है थर्ड का ही पार्ट, पर आप कॉपी में अगर नोट डाउन करते जा रहे हैं तो इसको आप फोर्थ पॉइंट लिखें। और हेडिंग क्या डाली थी हमने कि तिथि का पता नहीं चल पाता है, और उसमें उदाहरण दे दें। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईस्वी पूर्व में अक्षर ए को ऐसे लिखा जाता था और 500 ईस्वी पूर्व में ए को ऐसे लिखा जाने लगा, और आज हम सबको पता है ए को कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से इस टाइम के आधार पर इतिहासकार जो है पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, क्योंकि हर टाइम पे हर अक्षर को थोड़ा चेंज आता गया, उसमें उस तरीके से उसको लिखा जाता था। तो आप ये फोर्थ पॉइंट बना लें कि तिथि का न पता चल पाना। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। वैसे तो ये फोर्थ है क्वेश्चन के हिसाब से, पर जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उसमें ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट की हेडिंग आप बनाओ कि भाषाओं और लिपियों का अध्ययन करने के। तो अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट। वैसे तो ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके हिसाब से फोर्थ है, पर हम जैसे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ये फिफ्थ पॉइंट हुआ। और फिफ्थ पॉइंट में आप लिख लें कि भाषा और लिपियों की समस्या। इसमें आप ये सारी लाइन लिख दें। फिर अभिलेख शास्त्रियों की इच्छा हो या न हो, कई भाषाओं और लिपियों का अध्ययन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है कि चाहे उनका मन करे या ना करे, पर अगर उन्हें इतिहास के बारे में पता लगाना हो तो उन्हें अभिलेखों को पढ़ना ही पड़ता है और अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। तो ये लाइन लिख दिया आप इस पॉइंट में। उसके बाद क्योंकि एक ही शासक या उससे वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों या देशों में मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग होता है। क्यों मजबूर होना पड़ता है इतिहासकारों को अलग अलग लैंग्वेज पढ़ने के लिए? क्योंकि अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग भाषा मिलती हैं, उसके साथ साथ एक ही टाइम पर, जैसे कि मान लो अशोक का टाइम चल रहा है, उस टाइम पर भी अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता था। तो एक समय के बारे में जानने के लिए भी अलग अलग भाषाओं को पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था। तो आगे यही लाइन लिख दें आप सारी, ये पूरा का पूरा पॉइंट लिख दें यहाँ तक। और लास्ट में उदाहरण दिया गया है कि इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो ये एक ही टाइम पर अलग अलग लैंग्वेज का मिलना, ये इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? अशोक के अभिलेख। तो अगले पॉइंट में यही बताया गया कि अशोक के अभिलेख जो है वो अलग अलग एरिया से किस किस लैंग्वेज में मिले हैं। तो जो अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं वो प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिम उत्तर से मिले अभिलेख अरेमाइक और यूनानी भाषा में हैं। जो हमें यूनान वाला एरिया है, पश्चिम उत्तर जो एरिया है, उस एरिया से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनकी लैंग्वेज क्या है? अरेमाइक और यूनानी। और जो हमारे भारत वाले मेन एरिया से मिलते हैं वो हैं प्राकृत भाषा में। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग भी किया गया है। तो आगे यही लिखा हुआ है। और अफ़गानिस्तान से जो अभिलेख मिले उनमें भी अरेमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप इसके उदाहरण में भी लिख सकते हैं, अलग से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो ये अभिलेख हैं इनको पढ़ने में बड़ी समस्याएं होती हैं, लिपि को नहीं पढ़ पाते। दूसरा, एक ही राजा के लिए अलग अलग नाम और उपाधियों का प्रयोग होता रहता है, भाषा को लेकर समस्या आती है, और एक तिथि को निर्धारित करने में, यानी डेट फिक्स करने में भी बड़ी समस्या आती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं अभिलेख शास्त्रियों के सामने आती हैं। इसके अलावा आप लास्ट में एक निष्कर्ष देकर भी लिख सकते हैं कि इन सभी समस्याओं के अलावा अभिलेखों के जो अक्षर होते हैं वो मिट जाते हैं। ज़्यादा पुराने होने के साथ साथ अभिलेख टूट फूट जाते हैं, आधे अधूरे मिलते हैं, जिसकी वजह से इतिहासकार अर्थ खोजने में असमर्थ रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और आपको जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप इसको लिख लें, पॉइंट बना कर अच्छे से, और अच्छे से इसको याद करते रहें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन के विशिष्ट अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। जो अभिलक्षण वर्ड है इसको समझ ले एक बार, क्योंकि पूरी बुक में जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये अभिलक्षण वर्ड आपको लगभग हर जगह मिलेगा। अभिलक्षण का मतलब होता है फीचर्स, कि एक आदमी में क्या क्या फीचर्स हैं। मान लो आपके फीचर्स पूछें, आप बोलेंगे मैं साइकिल अच्छा चलाता हूँ, मेरे 2 आँख है, 2 कान है, ये नाक है। तो ये आपके सारे अभिलक्षण है, जो चीज़ें आपको दिखाती हैं कि आपके अंदर क्या क्या है। तो मौर्य प्रशासन के अभिलक्षण पूछा है, यानी क्या क्या था उसमें मौर्य प्रशासन में पूरा, उनकी सेना कैसी थी, राजा कैसे थे, न्याय का सिस्टम कैसा था, तो सारी वो बातें बतानी हैं। तो बहुत क्वेश्चंस में 2 वर्ड लिखे मिलेंगे आपको, अभिलक्षण या लिखा मिलेगा विशिष्ट अभिलक्षण। विशिष्ट का मतलब होता है खास बातें बतानी है आपको। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है मौर्य प्रशासन के विशिष्ट अभिलक्षणों के बारे में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने पूरी वीडियो जो है टॉपिक की वो बना रखी है और उसके लास्ट में ही आपको नोट्स दे रखे हैं, तो आप उसी वीडियो को देख लें। इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत आपको बिल्कुल कभी लाइफ में नहीं पड़ेगी। उस वीडियो को देख लें और उन्हीं के नोट्स को बना लें। और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।